हेलो साथियों, मेरा नाम है शिवम कुमार और मैंने अपनी बीएससी की पढ़ाई जूलॉजी के अंदर में कंप्लीट किया है। मैं पिछले 3 वर्षों से फाउंडेशन के बच्चों को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे बीएचयू जैसे काफ़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में आज अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और आज मैं आप सबको सिखाने वाला हूं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले आज के इस क्लास के लिए रेडी हो जाते हैं और देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं साथियों रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड थर्ड वन हम लोग देखने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो शुरू करते हैं साथियों जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम लोग फूड खाते हैं, भोजन खाते हैं। जैसे कि मान लो कि किसी ने दाल चावल खाया, तो वो दाल चावल खाता है तो हम लोग को पता है कि उस दाल चावल का प्रोटीन और लिपिड और उसके अंदर में जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है वो हमारे बॉडी के अंदर जाके एनर्जी उत्पन्न करता है। लेकिन उस एनर्जी को बनाने के लिए हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की आवश्यकता है और उस ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें एटमॉस्फेयर से एयर लेना पड़ता है और एटमॉस्फेयर से गैसेस लेने पड़ते हैं और वो गैसेस जाके तब हमारे अंदर में एनर्जी बनाने का काम करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में यही गैस हमारे बॉडी के द्वारा लिया जाता है और वो कैसे लिया जाता है ये हम देखते हैं। तो अगर बात करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, तो देखिए साथियों अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग मोड में रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे मैं बात करूं अर्थवर्म की, तो अर्थवर्म जो जीव हैं वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं। वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी वो अपने स्किन के द्वारा गैसेस का एक्सचेंजेस करते हैं। और अगर मैं बात करूं फिशिस का, तो फिशिस जो है अपनी, चूंकि वो एक्वेटिक एनिमल है तो वो अपने गिल्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करती है। लेकिन अगर मैं बात करूं ह्यूमन के बारे में, तो ह्यूमन के पास में प्रॉपर डेवलप्ड सिस्टम होता है इसके लिए। आइए जानते हैं इसी सिस्टम के बारे में। तो साथियों अगर मैं बात करूं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ये जो हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद आगे हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेशन पे चलेंगे। साथियों अगर मैं बात करूं ब्रीदिंग के बारे में, तो ब्रीदिंग के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ब्रीदिंग जो होता है एटमॉस्फेयर से एयर को लेना, एटमॉस्फेयर से एयर को लेना और फिर अपने ही नेजल कैविटी से एयर को बाहर कर देना, यानी एटमॉस्फेयर से उस ऑक्सीजन के रूप में एयर को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देना। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। एंड अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, तो अगर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का लेना, हमारे सेलुलर लेवल तक ब्लड के द्वारा उस ऑक्सीजन का पहुंचना और उस ऑक्सीजन के हेल्प से हमारे बॉडी में एटीपी बनना, ये कंप्लीट प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन कहलाता है। अब इस रेस्पिरेशन को करने के लिए और इस ब्रीदिंग को करने के लिए हमारे बॉडी में वाइटल ऑर्गन होते हैं। आइए जानते हैं इस ऑर्गन के ग्रुप को हम लोग कहते हैं और इस ऑर्गन सिस्टम को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें कुछ ऑर्गन इंक्लूड होते हैं साथियों। जैसे देखो हमारे सोसाइटी में बहुत सारे घर होते हैं, शर्मा जी का घर, मिश्रा जी का घर, गुप्ता जी का घर, पटेल जी का घर, सबका घर होता है। जिस तरह हमारे सोसाइटी में सबका घर का अलग अलग नाम होता है कि वो शर्मा जी का है, वो गुप्ता जी का है, ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन सिस्टम के पास अपना ऑर्गन होता है, उनका अपना एक, उनके सिस्टम का एक अपना नाम होता है। उसी तरह से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे ऑर्गन जिस कैविटी में होते हैं, जिस घर में होते हैं, उस कैविटी को हम लोग कहते हैं थोरेसिक कैविटी। क्या कहते हैं? थोरेसिक कैविटी। अब बात करते हैं कि इस थोरेसिक कैविटी में और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होते हैं। तो अगर मैं शुरू से शुरू करूं तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में साथियों, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा नॉस्ट्रिल से, हमारे नोसिया से, यानी हमारे ये नेजल पैसेज है, यहाँ से शुरू होता है। यानी ये शुरू होता है हमारा नेजल पैसेज से। ये है हमारा नेजल पैसेज। नेजल पैसेज में जो है एयर जो है सबसे पहले एटमॉस्फेयर से हमारे नेजल पैसेज में इंटर करता है। ये नेजल पैसेज इस एयर को प्यूरिफाई करता है और फर्दर उस प्यूरिफाई कैसे करता है, तो इसमें हेयर होते हैं। तो सांस के साथ साथ हमारे नाक में से डस्ट पार्टिकल्स भी आते हैं। तो ये हेयर लगे होते हैं, पोर्स लगे होते हैं, जो कि उस डस्ट पार्टिकल को नाक में ही, हमारे नेजल कैविटी में ही रोक के रख देते हैं और एयर को, प्यूरिफाइड एयर को अंदर जाने देते हैं।
जब ये एयर इनहेल करते हैं हम लोग, जब ये एयर जाता है तो एयर सबसे पहले टकराता है यहाँ पे एक फ्लैप नुमा कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है लैरिंक्स से। किससे? लैरिंक्स से। क्या नाम है इसका? लैरिंक्स। लैरिंक्स से टकराता है साथियों। लैरिंक्स से जब ये टकराता है, लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ये हमारे अंदर में वॉइस प्रोड्यूस करने का भी काम करता है। लड़की के अंदर में थोड़ा पतला होता है, इसीलिए लड़की का आवाज भी थोड़ा सा पतला हो जाता है। अब इस लैरिंक्स के बाद में जब ये एयर एंट्री करता है तो ये एयर एंट्री करता है हाफ कार्टिलेजिनियस रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर से जिसका नाम है ट्रेकिया। ट्रेकिया को का एक और नाम होता है, इसको विंड पाइप या हम लोग इसको ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया, विंड पाइप या ट्रेकिया बोलते हैं। ये ट्रेकिया ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार हमारे घर के बेसिन, जो हमारे घर में बेसिन होता है जिसमें हम लोग हाथ धोते हैं, बर्तन धोते हैं, उसके नीचे का जो पाइप होता है वो स्प्रिंग टाइप का, जैसे खींचते हैं तो ऊपर हो जाता है, फिर खींचते हैं तो नीचे हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ये ट्रेकिया होता है और ये बचाता है जब एयर आता है। चूंकि इसको ये रिंग शेप्ड में होना और स्ट्रेचेबल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब एयर एक प्रेशर लेके आता है, जब एयर अपना एक प्रेशर लेके आता है तो चूंकि ये बोन से या कार्टिलेज से बना होता है तो चूंकि इसका मसल्स जो है उस एयर के स्ट्रेस को सह ले, इसीलिए इसको कार्टिलेजिनियस बनाया गया है। आगे जाने के बाद ये ट्रेकिया जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है और दोनों पार्ट हमारे अलग अलग लंग्स को चले जाते हैं। ये हमारा जो है एक लंग्स है और ये हमारा जो है राइट लंग्स है। राइट लंग्स है। तो ये ट्रेकिया जो है डिवाइड होके जाता है, इसको बोलते हैं, जहां से ट्रेकिया डिवाइड होता है दो ब्रांच में होता है तो इस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल। ये ब्रोंकियोल्स आगे जाके प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स में टूटते हैं और जाते हैं और इस ब्रोंकियोल से एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वोलाई। साथियों एल्वोलाई, ये ध्यान देने योग्य बात है, एल्वोलाई। अब देखिए सारा खेल यहीं पे समझ में आता है। एयर यहां से आया, एयर जब नेजल पैसेज से आया और एयर नेजल पैसेज से इंटर करते हुए, ट्रेकिया से इंटर करते हुए, ब्रोंकियोल से इंटर करते हुए आया और हमारे एल्वोलाई में आया। एल्वोलाई के पास देखिए साथियों, एल्वोलाई का अगर स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूं तो एल्वोलाई कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के होते हैं। ये एल्वोलाई का वाल होता है और यहाँ से एल्वोलाई अटैच होते हैं ब्लड कैपिलरीज से। इसको बोलते हैं हम लोग ब्लड कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज क्या है? तो ये वही ब्लड कैपिलरीज हैं जो एल्वोलाई के अंदर में लगातार ब्लड लेके आ जा रहे हैं। ठीक है, अब समझते हैं। इसका जो ये वाल बना होता है ना, ये स्ट्रेचेबल होता है और स्ट्रेचेबल होता है और ये उसी टाइप के इलास्टिक मसल से ही बने होते हैं जिसका नाम होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होता है और जहां भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होगा वो चीज इलास्टिक होगा, यानी स्ट्रेचेबल होगा, यानी उस पर अगर कोई भी फोर्स पड़ता है, कोई भी चीज पड़ता है तो वो क्या करता है? इलास्टिसिटी शो करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक बैलून है, मेरे पास क्या है? एक बैलून है और इस बैलून में अगर साथियों देखिए, अगर मैं हवा भरूं, ये देखिए, अगर इसमें मैं जैसे जैसे इसमें हवा भरते जा रहा हूं, अगर मैं जितना हवा भरूंगा तो ये बैलून का जो कैविटी है, जितना भर रहा हूं उतना ये बैलून का कैविटी इलास्टिक हो रहा है और स्ट्रेच हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जो है एल्वोलाई का वाल होता है, जितना इसमें एयर आएगा ये अपने आप को स्ट्रेच करता है और फिर जब यहाँ से ये ऑक्सीजन का एक्सचेंजिंग कर लेता है। साथियों क्या होता है, यहाँ पे इसके पास होता है ऑक्सीजन और यहाँ पे होता है ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड है तो ब्लड के पास है आरबीसी और आरबीसी है। ब्लड के पास क्या है? आरबीसी है और इस आरबीसी में है हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन के पास क्या मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो वो टिश्यू के पास से लेके आया है। और इस हीमोग्लोबिन को रिक्वायरमेंट किसकी है? तो यहाँ पे ब्लड में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है और साथियों एल्वोलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे जब CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है, ये दोनों आपस में कर लेंगे डिफ्यूजन और डिफ्यूज करके CO2 चला जाएगा एल्वोलाई के कैविटी में और ऑक्सीजन आ जाएगा ब्लड कैपिलरीज में। इस तरह से यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंजेस हो जाता है और जब यहाँ पे CO2 आ जाता है तो एल्वोलाई उसके पास रखना नहीं चाहता है और एक डायफ्राम अपने एक फोर्स लगा के और वो इस तरह से
कोलैप्स कर जाता है। कोलैप्स कर जाता है इन द सेंस कि ये जो है मतलब सारा अपने अंदर का एयर जो है निकाल लेता है और फिर एयर इनहेल करने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये एल्वोलाई जो है एक वाइटल रोल प्ले करता है किसमें, हमारे गैसियस एक्सचेंज में। मिलियंस ऑफ एल्वोलाई होते हैं एक लंग्स के अंदर में। साथ ही अगर अब मैं बात करूं इस डायफ्राम की, तो अब देखिए जैसे मैंने सांस लिया, तो हमारे सांस लिया जैसे ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इस बैलून में मैं एयर भर रहा था, तो मैं सांस लिया तो ये जो है एल्वोलाई फूली, तो एल्वोलाई फूली तो ये डायफ्राम डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है डायफ्राम। तो ये फ्लैट हो जाएगा जब एल्वोलाई के अंदर एयर भरेगा, लंग्स हमारा पूरा स्ट्रेच होगा, फैलेगा। अब मान लीजिए कि एक साथ मैं हजारों बैलून लगा दूं और एक मैं उसको एक कैविटी में बंद कर दूं और एक साथ में उस हजारों बैलून को एयर देना शुरू करूं, तो वो कैविटी का साइज फूलेगा। तो जब वो कैविटी का साइज फूलेगा, ठीक उसी प्रकार जब एल्वोलाई के अंदर एयर भरते हैं तो लंग्स एक्सपेंड करता है, और लंग्स एक्सपेंड करता है तो डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। और फिर जैसे एयर इनहेल कर लिया जाता है, एक्सहेल कर लिया जाता है, एयर जैसे ही एक्सहेल हो जाता है, तो जब एयर एक्सहेल हो जाता है तो लंग्स रिलैक्सिंग मोड में आ जाते हैं और डायफ्राम भी अपना जो है रिलैक्सिंग मोड में आ जाता है। तो ये हमारे अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है। अब अगर मैं बात करूं कि टिश्यू के अंदर में, तो हमारे टिश्यू के अंदर में भी सेम सिंपल डिफ्यूजन होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि टिश्यू के पास में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और इस बार हीमोग्लोबिन यहां से जो ऑक्सीजन लेके गया रहता है, ये लेके जाता है टिश्यू के पास तक, और टिश्यू के पास तक लेके जाता है, और वहां पे टिश्यू फिर क्या करता है, ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसको प्रोवाइड कर देता है। तो वहां पे भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही प्रोसेस होता है, और वहां पे भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज देखने को मिलता है साथियों। तो साथियों ये रहा हमारा कंप्लीट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू।